तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 26 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ कॉन्टिनेंट्स अपने पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते हैं, उसी में से एक हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। जैसे उत्तर अमेरिका, जैसे आप यूएसए का नाम हमेशा सुनते हो, तो यूएसए किस कॉन्टिनेंट में, उत्तर अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में? तो वो है आपका उत्तर अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करें तो इसका भी कुछ कुछ देश बहुत ज्यादा फेमस है, जैसा हुआ आपका ब्राजील, ठीक है। अमेज़न का जंगल वगैरह हो गया, सारा आपका यहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सवाल है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे देखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा ब्राजील। चलिए यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, ये आप लोग लगा लीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा फोटो को जूम करते हैं, मतलब मैप को जूम करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर हम लोग आते हैं साउथ अमेरिका के महाद्वीप पे, तो याद रखिएगा कि ये आपका चौथा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। साउथ अमेरिका महाद्वीप जो है आपका चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसमें टोटल 13 देश एग्जिस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये आपका चौथा बड़ा महाद्वीप होगा, चौथा बड़ा महाद्वीप किसके अनुसार? तो एरिया के अनुसार, ठीक है। एरिया के अनुसार चौथा बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। टोटल कितने देश है इसमें? तो टोटल आपका 13 देश है। टोटल कितने देश है? 13। इसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा देश हो जाएगा ब्राजील, ठीक है। सबसे बड़ा देश हो जाएगा ब्राजील। टोटल 13 देश है। आपसे सवाल करेगा कि ब्राजील से कितने देशों की सीमा लगती है? ब्राजील से कितने देशों की सीमा लगती है? तो क्या हो जाएगा? 11 देश की। 11 देश की सीमा किसके साथ लगती है? ब्राजील के साथ। मतलब 11 और 2 13, मतलब दो देश ऐसा है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो ये येलो वाला जो है ये आपका ब्राजील है। तो ब्राजील के साथ लगभग 11 देशों की सीमा लगती है। नहीं किसकी लगती है? तो ये इक्वाडोर का नहीं लगता है, और किसका नहीं लगता है? चिली का नहीं लगता है। तो आप याद रखिएगा कि इक्वाडोर और चिली का सीमा किससे नहीं लगता है? तो ये नहीं लगता है, ब्राजील से नहीं लगता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कभी कभी कि क्या कोई इसमें लैंड लॉक कंट्री है जिसकी सीमा समुद्र से या महासागर से नहीं लगती है? तो ये आप देख पा रहे होंगे कौन कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बोलीविया और पराग्वे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे दोनों ऐसा कंट्री है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। उसके बाद आपसे सवाल करेगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन से देश में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो क्या हो जाएगा? फिर से सुनिएगा कि पूरे विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कहाँ है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। कितने देश में फैला हुआ है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला 7 देश में फैला हुआ है। कितने देश में फैला हुआ है? 7 देश में। कहाँ? तो देखिएगा वेनेजुएला हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिएगा कहाँ हो जाएगा। तो वेनेजुएला होगा, कोलंबिया होगा, इक्वाडोर, पेरू, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका चिली, बोलीविया और फिर आपका अर्जेंटीना। 7 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री में आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है। आपसे पूछेगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे ज्यादा चौड़ी कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका बोलीविया में। सबसे ज्यादा चौड़ी कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा बोलीविया में। क्या चौड़ी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। आपसे सवाल करेगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई सर्वाधिक कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका चिली में। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो ये हो जाएगा चिली में। ऐसे में चिली आप देख पा रहे हो ना कि कितना लंबा सा है। तो यहाँ तक आया है आपका विस्तार। अर्जेंटीना में भी है। दूसरा आपसे पूछेगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगा माउंट एकांकागुआ।
माउंट एकांकागुआ। आप याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, बट पूरे वर्ल्ड की ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ध्यान से समझिएगा, पूरे वर्ल्ड की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और दक्षिण अमेरिका की ये आपकी पहली सर्वोच्च चोटी है, माउंट एकांकागुआ। चलिए इतना कुछ हुआ। अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ और इसके बारे में। जैसे ये आपका सारा का सारा देश हो गया, कितने देश है? 13। इनमें से इंपॉर्टेंट है राजधानी। जैसे अभी देखिएगा, अभी किसी चीज का एग्जाम हुआ था, बीसीसी ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का हुआ था, उसमें भी आपका राजधानी पूछा हुआ था। अभी रिसेंटली दरोगा का हुआ था, उसमें भी राजधानी पूछा हुआ था, तो राजधानी पूछ लेता है। आइए इसमें से कुछ कुछ का देखते हैं। जैसे देखिएगा ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ब्राजील की राजधानी हो जाएगी ब्राजिलिया। ठीक है, ब्राजील की राजधानी हो जाएगी ब्राजिलिया। उसके बाद आते हैं, ये देखिएगा इसका नाम है फ्रेंच गुआना। क्या नाम है? फ्रेंच गुआना। इस देश का नाम है, छोटा है आपको नहीं दिख रहा होगा, हिंदी लिख दे रहे हैं, फ्रेंच गुआना। इसका राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी है केन। ठीक है, केन। एक बार याद रखिएगा, देखिए फ्रेंच मीन्स हो गया फ्रांस। इट मीन्स कि इस टेरिटरी पर अधिकार किसका है? तो फ्रांस का है। इस टेरिटरी पे अधिकार किसका है? फ्रांस का है। और फ्रांस क्या करता है? यहाँ से अपना उपग्रह, सैटेलाइट, रॉकेट वगैरह प्रक्षेपण यहीं से करता है। जैसे आप एक नाम सुने होंगे, कोडू प्रक्षेपण केंद्र। कोडू प्रक्षेपण केंद्र किसका है? फ्रांस का है। क्या करता है यहाँ से? तो सैटेलाइट हो जाएगा और आपका रॉकेट वगैरह हो गया, उसका प्रक्षेपण करता है, और यही साउथ अमेरिका का फ्रेंच गुआना से करता है। ठीक है, चलिए दूसरा आते हैं सूरीनाम। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दूसरा कंट्री है, क्या नाम है इसका? सूरीनाम। सूरीनाम का राजधानी क्या हो जाएगा? तो सूरीनाम का राजधानी हो जाएगा पारामरीबो। ठीक है, पैरामरीबो इस टाइप का ही नाम लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद फिर आएगा गुआना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है गुआना, और यहाँ पे क्या था? फ्रेंच गुआना। गुआना का राजधानी क्या हो जाएगा? तो गुआना का राजधानी हो जाएगा जॉर्ज टाउन। ठीक है, उसके बाद आइएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में देखिएगा, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ हो जाएगी? वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी कराकश। ठीक है, कराकस। उसके बाद फिर आइएगा, यहाँ पे देखिएगा कोलंबिया का राजधानी क्या हो जाएगा? तो कोलंबिया का राजधानी हो जाएगा बोगोटा। कोलंबिया का राजधानी हो जाएगा बोगोटा। उसके बाद फिर आइएगा आपका इक्वाडोर का राजधानी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्योटो। पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा चिली की राजधानी क्या हो जाएगी? तो चिली की राजधानी हो जाएगी सेंटियागो। ठीक है, चिली मीन्स मिर्च भी होता है, मिर्च खाइएगा तो आपको सेंटी हो जाएगा, सेंटी मतलब रोना होता है, तो याद रखिएगा कि चिली की राजधानी सेंटियागो। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स। और आप याद रखिएगा, जैसे आप नाम जानते होंगे ब्यूनस आयर्स। ठीक है, जो आपका लियोनेल मेसी है वो कहाँ का है? वो आपका अर्जेंटीना का ही है। जैसे यहाँ पे देखिएगा पराग्वे का क्या हो जाएगा? असुनसियान। ठीक है, असुनसियान हो जाएगा आपका पराग्वे का राजधानी। और आपका बचा उरुग्वे। ठीक है, असुनसियान हो जाएगा आपका पराग्वे का राजधानी, और आपका बचा उरुग्वे का राजधानी क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे उरुग्वे का राजधानी ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा उरुग्वे का क्या हो जाएगा? उरुग्वे का हो जाएगा मोंटेविडियो। ये हो जाएगा आपका उरुग्वे का। एक आपका बोलीविया बचा हुआ है। देखिएगा बोलीविया का क्या हो जाएगा? तो बोलीविया का राजधानी हो जाएगा ला पाज। ठीक है, क्या हो जाएगा? ला पाज। तो इतना आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। दूसरा ये भी याद रखिएगा कि जो आपका दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है, इसको पक्षियों का महादेश भी कहा जाता है। पक्षियों का महादेश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ब्राजील। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा जल प्रदूषण की मात्रा को किसमें मापा जाता है? वाटर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे आप 2-3 वर्ड याद रखिएगा। एक याद रखिएगा DO। ठीक है, DO का मतलब क्या हो जाएगा? डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, एक याद रखिएगा BOD। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक नाम याद रखिएगा COD, ठीक है, एक नाम हो जाएगा COD। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए इससे क्या होता है, ये सबसे आपका मापा जाता है कि आपका वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं है। जैसे देखिएगा नॉर्मली जो आपका वाटर होता है, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पूरे पृथ्वी को हम लोग बांटते हैं तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि लगभग 71% पे क्या है, तो वाटर है, और लगभग 29% पे क्या है, तो ये है आपका लैंड है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा कहते हैं। तो देखिए वाटर के अंदर भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, छोटा मोटा बहुत सारा पेड़ पौधा होता है जो क्या करते रहता है, जो फोटोसिंथेसिस करते रहता है। अब जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो पानी में भी क्या है, पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा है जो उसमें रहने वाले जीव जंतु के लिए ठीक है, सही है, मतलब एक एवरेज में जैसे हम लोग के लिए पृथ्वी पे भूमि पर लैंड पे सही है, वैसे पानी के अंदर सही है। लेकिन होता क्या है, देखिए जैसे क्या हुआ कि DO मतलब हो गया डिजॉल्व ऑक्सीजन, एक नॉर्मल उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है पूरे पानी में जिसमें छोटा छोटा जीव वगैरह बढ़िया से रह रहा है। लेकिन होता क्या है कि पानी में जैसे ही आप पॉल्यूशन डालते हो, ठीक है, मतलब गंदगी डालते हो, कारखाना का वेस्टेज डालते हो, घर का वेस्टेज डालते हो, जैसे ही पानी में ये सब गंदगी जाता है तो पानी में जा रहा है तो क्या हो रहा है कि उसका पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और जहां पे भी पॉल्यूशन बढ़ेगा वहां पे छोटा मोटा जीव जंतु फिर से बढ़ने लगता है जिसको हम लोग अपघटक कहते हैं। जैसे ही अपघटक बढ़ेगा तो वो भी क्या करेगा, वो भी ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। नॉर्मल समझना है कि पानी में क्या है, पानी शुद्ध पानी था, उसमें आदमी क्या किया, बहुत ज्यादा वेस्टेज डाल दिया, बहुत ज्यादा वेस्टेज डाला, पानी पॉल्यूटेड हो गया। पानी पॉल्यूटेड जैसे ही हुआ तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे जीव जंतु और भी आ जाते हैं, और वो भी क्या करने लगते हैं, वो भी सांस लेने लगते हैं। और अपघटक का मेनली काम क्या होता है, जैसे ये पानी था, अपघटक का मेनली काम क्या होता है कि जो मान लो कि ये वेस्टेज है, ये वेस्टेज है, ये वेस्टेज है, तो अपघटक का काम क्या होता है कि इस वेस्टेज को वो खत्म करेगा खा करके। जैसे गिद्ध वगैरह के बारे में भी जानते हो ना, गिद्ध क्या होता है, एक प्रकार का अपघटक ही था, गंदे गंदे चीजों को खा करके वो खत्म कर देता था। तो वैसे ही जैसे ये सब गंदगी है और पानी में जो भी छोटा मोटा जीव है वो इस अपघटक को खाएगा और खत्म करेगा। तो दो प्रकार का होता है अब गंदगी, दो प्रकार का पॉल्यूशन होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है आपका ऑर्गेनिक, और एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जैसे सब्जी का छिलका हो गया, बना हुआ सब्जी खराब हो गया, वो सब ऑर्गेनिक में काउंट होगा। आप कोई भी प्लास्टिक का, कोई भी कपड़ा का, कोई भी लकड़ी का सामान अगर ये सब डाल रहे हो तो सब इनऑर्गेनिक में होगा। तो दो प्रकार का पॉल्यूशन होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को कौन खत्म करेगा, तो यही सब आपका छोटा मोटा अपघटक खत्म करेगा। तो अपघटक को इसे खत्म करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना ज्यादा अपघटक को और ऑक्सीजन चाहिए, किसे खत्म करने के लिए, और इस ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करने के लिए, ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करने के लिए। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि पानी में जितना भी ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ते जाएगा उसे ये समझ में आएगा कि पानी पॉल्यूटेड होते जा रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है तो उसमें वेस्ट मटेरियल ज्यादा आ रहा है, वेस्ट मटेरियल ज्यादा आ रहा है तो अपघटक का संख्या बढ़ रहा है, और अपघटक क्या करेगा, इस वेस्ट मटेरियल को खत्म करने के लिए और भी ऑक्सीजन का डिमांड करेगा। तो वही होता है कि जहां पे BOD की संख्या ज्यादा होती है, जहां पे COD का संख्या ज्यादा होता है, वहां पे क्या होता है, पानी पॉल्यूटेड काउंट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है जल प्रदूषण की मात्रा को किसमें मापा जाता है, तो देखिएगा यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो सकता है, BOD भी हो जाएगा, COD भी हो जाएगा। ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करना होगा तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इनऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करने के लिए COD का यूज होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको केमिकल से खत्म किया जाता है, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको बायोलॉजिकल, मतलब ये जो आपका अपघटक वगैरह है ये ऑक्सीजन का यूज करके इस गंदगी को, इस वेस्ट को खत्म करता है। तो यहाँ पे आंसर दोनों हो सकता है, COD भी होगा और BOD भी होगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्या बोल रहा है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था। अगर बात करें भगवत गीता के बारे में, ठीक है, अगर बात करें भगवत गीता के बारे में तो यहाँ पे देखिएगा भगवत गीता, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपका इसमें किसका, इसमें है क्या, किस चीज का दिया गया है, तो इसमें श्री कृष्ण के द्वारा, ठीक है, इसमें भगवान कृष्ण के द्वारा क्या दिया गया है, तो सलाह दिया गया है, ठीक है, सलाह दिया गया। और किसे दिया गया, तो ये दिया गया था अर्जुन को। पता है होगा आप लोग को, आप महाभारत अगर देखे हो तो अर्जुन
क्या था, तो अर्जुन बहुत ही बड़ा वो मतलब वो क्या कहते हैं, धुरंधर था, ठीक है, वो तीर चलाने वाला। लेकिन जब वो अपने लोगों को ही सामने देखा कि उसको अपने लोगों के विरुद्ध ही युद्ध करना पड़ेगा, तो फिर वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। और फिर वही धर्म के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को बहुत सारा सलाह दिए, सजेशन दिए, और वही सारे सलाह का, वही सारे सजेशन का कंपाइलेशन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका क्या, भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता में टोटल कितने अध्याय हैं, तो याद रखिएगा भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। और महाभारत का युद्ध ये भी कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था, कुरुक्षेत्र में, जो आज हरियाणा में पड़ता है। इसमें आपसे पूछता है कि टोटल कितने श्लोक हैं, तो श्लोकों की संख्या हो जाएगी लगभग 700। ठीक है, आगे देखिएगा, आपसे सवाल किया कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बहुत बार यही बन जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किस लैंग्वेज में किया गया, तो इंग्लिश में किया गया। और कब किया गया था, 1785 में। देखिए अंग्रेज लोग यहाँ है, यहाँ का लोग एक मिनट के लिए ऐसा हुआ था, अभी तो चलो फिर भी दुनिया राममय होते जा रहा है फिर से, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब लोग पूजा पाठ को बहुत ही मतलब डाउनफॉल तक लेके चला गया था, लगता था कि पूजा पाठ कर रहा है मतलब बहुत ही छोटा आदमी है। लेकिन देखो कि अंग्रेज लोग जो यहाँ पे आए थे, ब्रिटिश लोग जो यहाँ पे आए थे, तो भारत के प्रमुख प्रमुख ग्रंथों को सबको अंग्रेजी अनुवाद करवा रहा था, अलग अलग अपनी लैंग्वेज में अनुवाद करवा करके क्या कर रहा था, उससे नॉलेज गेन कर रहा था। 1785 ईस्वी में हम लोग को पता चल रहा है कि इस समय आपका अंग्रेज का टाइम पीरियड चल रहा था। 1784 में क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो यही सबके लगभग में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया गया और इससे बहुत सारा नॉलेज गेन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1785। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा क्या बोल रहा है, इनमें से किसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं। 13 कक्ष मतलब क्या हो गया, 13 रूम, 13 चैम्बर। और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है 13 कक्ष के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हर्ट के बारे में। देखिएगा अगर बात करें हर्ट, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें स्टडी ऑफ हर्ट क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, ठीक है। हर्ट क्या होता है, हर्ट में अलग अलग चैम्बर होते हैं। देखिएगा थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हर्ट का, ठीक है। और अगर अपने हर्ट के बारे में हम बात करें तो इसको 4 चैम्बर में ये डिवाइडेड होता है, 4 चैम्बर में। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हर्ट जो है ये आपका मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर ऑर्गन मतलब इसमें एक भी हड्डी नहीं पाया जाएगा। इट मीन्स कि इसका जो ये इस टाइप का डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन हो किस चीज से रहा है, तो ये जो डिवीजन हो रहा है ये भी आपका एक मसल्स के द्वारा ही हो रहा है। और इस मसल्स का क्या नाम है, तो इस मसल्स का नाम है सेप्टम। क्वेश्चन बनता है कि हर्ट को अलग अलग चैम्बर में कौन बांटता है, तो एक मसल बांटता है और इस मसल का नाम क्या है, सेप्टम। तो देखिएगा वही यहाँ पे सवाल कर रहा है, ये किसका हर्ट हो गया, तो ये हो गया ह्यूमन हर्ट, ठीक है, ह्यूमन हर्ट, ह्यूमन हर्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या है कि इनमें से किसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं, मतलब इस टाइप का डिवाइड करके छोटा छोटा पार्ट में 13 कक्ष होगा। किसका होता है, तो ये होता है आपका कॉकरोच का। कॉकरोच के हर्ट में 13 चैम्बर हुआ करते हैं। कुछ कुछ और भी लोग का हम लोग चैम्बर देखते हैं, जैसे देखिएगा अगर आपसे बात करें, जैसे देखिएगा बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स हो गया। और फिर हो जाएगा आपका मैमल्स। मैमल्स में कौन कौन आ जाएगा, तो मनुष्य आ जाएंगे, जानवर्स वगैरह आ जाएंगे। तो बर्ड्स और मैमल्स में कितना हो जाएगा, बर्ड्स और मैमल्स में होता है आपका 4, ठीक है। वहीं अगर बात करें एम्फीबियन, एम्फीबियन, ठीक है, उभयचर हो गया। और एक होता है आपका रिप्टाइल्स, रिप्टाइल्स, इसमें कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 3, ठीक है। और फिर एक और देखिएगा फिश, फिश में कितने होते हैं, तो फिश में चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है, 2। फिश में चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है, तो इसमें हो जाएगा आपका 2। तो देखिएगा फिश में कितना होता है, फिश में होता है आपका 2। आपसे सवाल करेगा एक आप, हाँ एक चीज और देखो, कॉकरोच का तो हमेशा पूछता है कि 13 कक्ष होता है। मगरमच्छ का भी हमेशा पूछ लेता है, क्योंकि मगरमच्छ आपका इस वाले रीजन में आता है। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन आप याद रखोगे कि मगरमच्छ में कितने कक्ष होते हैं, तो मगरमच्छ के हर्ट में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा हर्ट किसका होता है, अगर आपसे सवाल करता है कि सबसे बड़ा हर्ट किसका होता है, तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका व्हेल का,
ठीक है, व्हेल का हार्ट सबसे बड़ा होता है। अब देखो, अब हम लोग अपने वाले हार्ट को देखते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिएगा जो हमारा हार्ट है 4 चैम्बर में डिवाइड है, तो 4 अलग अलग, जैसे देखिएगा यहाँ पे हो गया, ये साइड है आपका लेफ्ट आ रहा है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट वाला साइड, ठीक है, और ये हो गया आपका राइट वाला साइड। 4 चैम्बर है, चारों किस किस नाम से होता है, तो देखिएगा, जैसे देखिएगा ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, इसी को एट्रियम भी कहा जाता है, एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल या फिर आपका लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाले को ऑरिकल कहा जाता है, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है, ऊपर वाले को ऑरिकल कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। इट मींस कि अपने हार्ट में 2 ठो ऑरिकल है और 2 ठो क्या है, तो 2 ठो है आपका वेंट्रिकल। पहले तो ये हुआ। दूसरा आपसे सवाल क्या करेगा, आप यहाँ पे पॉइंट में नोट आउट करते जाना, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। दूसरा देखिएगा, आपसे सवाल करेगा कि क्या इसमें कोई वॉल्व होता है, वॉल्व बोले तो दरवाजा, ठीक है, क्या दरवाजा होता है, तो जी हाँ दरवाजा होता है। आप देखिएगा यहाँ पे 3 दरवाजा होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 दरवाजा होता है। लेकिन आपका हार्ट है, कोई घर नहीं है कि आप दरवाजा बोलोगे, आप क्या बोलोगे, वॉल्व, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद रखना कि इस वाले साइड में कितने वॉल्व होते हैं, 3 वॉल्व होते हैं। कितने वॉल्व होते हैं, 3 वॉल्व, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया जाता है, तो नाम दिया जाता है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इधर क्या है, तो इधर आपका 2 वॉल्व है, इधर कितना वॉल्व है, 2 वॉल्व, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व। क्वेश्चन बनता है कि बाइकस्पिड वॉल्व किधर साइड होता है और आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व किधर साइड होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका ये बाइकस्पिड वाला है, इसको कुछ और भी कहते हैं, ठीक है, बाइकस्पिड वाला को क्या कहते हैं, तो इसको मैटर भी कहते हैं, ठीक है, इस टाइप से याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे एक और वॉल्व होता है जिसको कहते हैं सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार या सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे एक और वॉल्व होता है, ये होता है बहुत छोटा सा जगह बचा यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। कैसे लिखा है, तो देखिएगा, इसको कहते हैं एओर्टिक वॉल्व, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एओर्टिक वॉल्व, ठीक है, आर साइलेंट होता है, एओर्टिक वॉल्व। तो इतना सारा दरवाजा छिद्र अपने हार्ट में होता है, एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन सा हम लोग देखे, सबसे पहले तो ट्राइकस्पिड हो गया, बाइकस्पिड हो गया, बाइकस्पिड वाला तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, इसको अच्छे से ऊपर लिख देते हैं। देखिएगा, बाइकस्पिड वाला को कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको मिट्रल, है ना, मिट्रल भी कहा जाता है। ये हुआ आपका सेमी लूनार वॉल्व और ये हुआ आपका कौन सा वॉल्व, तो एओर्टिक वॉल्व। इतना सारा वॉल्व अपने हार्ट में होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड आते रहता है, जाते रहता है, फ्लो होता है, हार्ट में भी आता है, लंग्स में भी जाता है, अपने पूरी बॉडी में भी जाता है। आपसे एक सवाल करेगा कि इन चारों में सबसे बड़ा सा कमरा, सबसे बड़ा सा चैम्बर कौन होता है, तो आप याद रखोगे कि ये दोनों छोटा होता है, ये दोनों छोटा होता है, ठीक है, ये दोनों छोटा होता है। बड़ा कौन होता है, तो बड़ा ये दोनों होता है, ऊपर वाला दोनों छोटा होता है और नीचे वाला दोनों बड़ा होता है। इन दोनों में भी सबसे बड़ा कौन होता है, तो इन दोनों में भी सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो आपका लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल चारों कक्ष में सबसे बड़ा होता है। क्यों सबसे बड़ा होता है, क्योंकि लास्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पूरा ब्लड अपने पूरे बॉडी में फ्लो करता है। आपसे सवाल करेगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसी वेंट्रिकल से, इसी चैम्बर से ब्लड अपने पूरे शरीर में क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। चलिए इतना कुछ याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉकरोच। ऑप्शन में है आपका मुर्गा, तो आप बताइएगा कि मुर्गा में कितना कक्ष होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में देखिएगा, इनमें से किसका फल, भित्ति और बीजांडसन खाने योग्य नहीं होता है। मतलब आप जब फल खाते हो तो आप देखते हो कुछ भाग आप फेंक देते हो, जैसे केला का छिलका फेंक दिए, जैसे अमरूद में तो कुछ नहीं फेंकते ना, आम में क्या करते हैं, जो बीच का गांठ होता है उसको फेंक देते हैं। तो वही आपसे सवाल कर रहा है कि कौन सा फल का कौन कौन सा भाग खाया जाता है, तो सारे फल का अलग अलग भाग खाने योग्य होता है। जिससे आपसे पूछ रहा है इसमें फल, भित्ति और बीजांडसन किस फल का खाने योग्य भाग नहीं होता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका अमरूद हुआ, अंगूर हुआ एंड टमाटर, ठीक है, अमरूद, अंगूर और टमाटर, अमरूद, अंगूर और टमाटर, इन तीनों का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो यही हो जाता है आपका फल, भित्ति और बीजांडसन। जबकि अगर बात करें लीची के बारे में, तो लीची में क्या खाने योग्य भाग होता है, एरिल,
ठीक है, एक टाइम में रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था बहुत बार। अगर आप कोई भी सेट बनाते तो आपको उसमें एरियल वाला देखने को मिल ही जाता कि लीची में कौन सा भाग खाया जाता है, तो लीची का आपका एरियल वाला पार्ट खाया जाता है। दूसरा आप याद रखिएगा कि एक सत्य फल होता है, एक असत्य फल होता है। ठीक है, आप कभी नाम सुनी होगी, एक होता है सत्य फल, ठीक है, और एक होता है आपका असत्य फल। ठीक है, सत्य फल उसे कहते हैं जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। किससे होता है? जिसका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। जबकि असत्य फल उसको कहते हैं जिसका निर्माण, ठीक है, किससे होता है? तो दलपुंज से होता है, बाह्य दलपुंज से होता है, बाह्य दलपुंज से होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? पुष्पासन वगैरह से होता है। इसे कौन सा फल कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका असत्य फल। ठीक है, चलिए इसमें याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? यहाँ पे देखिएगा, पहले आते हैं फिटकरी के बारे में। ठीक है, घरेलू चीज में भी इसका यूज होता है, जैसे हाथ वगैरह कट गया, पानी को साफ करना है तो उसमें फिटकरी का यूज होता है। बात करें फिटकरी के बारे में तो इसको पोटास इलम भी कहा जाता है, पोटास इलम। ठीक है, इसका किस चीज में यूज होता है? तो रक्त अस्कंदन या जल का शुद्धिकरण में, जल की शुद्धिकरण में, ठीक है, जल का शुद्धिकरण में भी इसका होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसको कहा जाता है आपका पोटास एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, इसको और भी क्या कहा जाता है? तो इसको पोटास, ठीक है, पोटास या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्या हो गया? तो इसका रासायनिक नाम हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या किया है आपका? जल का अणु पूछता है। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी धोवन सोडा का पूछ देता है कि धोवन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? तो धोवन सोडा में कितना होता है? धोवन सोडा में होता है आपका 10। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका K2SO4, ठीक है, इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, इंटू 24H2O। किसी किसी एग्जाम में तो क्या करता है कि पूरा का पूरा फिटकरी का क्या करता है? फॉर्मूला ही दे देता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या क्या लिखे, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, और यहाँ पे पकड़ा गया H2O मतलब जल होता है, और जल के कितने अणु साथ में है? तो जल के 24 अणु साथ में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 24। और धोवन सोडा में कितना होता है? तो 10 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज का क्वेश्चन है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे बात करते हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो 2 आदमी का नाम आता है। किनका? तो एक हो जाएंगे देशबंधु, इनको उपनाम दिया गया था, और नाम क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास। एक और आदमी इनके साथ में थे, जी हाँ, कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन 2 व्यक्तियों के द्वारा क्या हुआ था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1923 में। ठीक है, 1923 1 जनवरी। चलिए अब इसके पीछे का एक स्टोरी भी है कि स्वराज पार्टी, स्वराज मतलब होता क्या है? तो स्वराज मतलब होता है स्व मतलब अपना, और राज्य मतलब शासन, मतलब अपना शासन। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप 1920 और 1922 के बीच में अगर आप चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि 1920 में गांधी जी के कहने पे एक आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन था? वो था आपका असहयोग आंदोलन। मतलब गांधी जी का कहना था कि सब कुछ तो यहाँ पे अंग्रेज का है, स्कूल अंग्रेज का, कॉलेज अंग्रेज का, कोर्ट अंग्रेज का, बैंक अंग्रेज का, मतलब सब कुछ A to Z चीज किसका था? अंग्रेज का था। तो गांधी जी का क्या कहना था कि हम लोग क्या करेंगे? इसका असहयोग करेंगे, मतलब इसका एक भी चीज यूज नहीं करेंगे। इसका कारखाना से जितना भी सामान बन के आया, कपड़ा हो और टूथब्रश हो, मतलब सब कुछ A to Z जो आदमी दैनिक दिनचर्या में यूज करता है, स्कूल कॉलेज वगैरह सब क्या करेंगे? असहयोग करेंगे, मतलब
मतलब इसका सहयोग नहीं करेंगे, इसका ना सामान खरीदेंगे, इसके यहाँ ना पढ़ेंगे, इसके यहाँ ना काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत लोग गांधी जी के अपोज में गया, बोला कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा, सब कुछ तो अंग्रेज का ही है, तो हम लोग कब तक नहीं खरीदेंगे, कब तक काम नहीं करेंगे, कब तक पैसा नहीं कमाएंगे और कब तक पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर भी गांधी जी का जीत था कि नहीं, हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो अंग्रेज लोग फिर हम लोग को छोड़ के चला जाएगा, उसका रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा, मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। चलो गांधी जी के कहने पे सब तैयार भी हो गया और लोग बहुत मशक्कत के बाद, जैसे ये कोरोना के टाइम में देखने को मिलता है हम लोग को कि पैसा होने के बाद भी हम लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, तो कितना मुश्किल हो रहा था। उस समय भी लोग बहुत मुश्किल के साथ इस चीज को कर रहे थे। 1920 से करते करते 1922 तक लोग पहुंच गया, ठीक है। और सच में अंग्रेज का हालत खराब हो रहा था, क्योंकि उसका कोई सामान कोई यूज ही नहीं कर रहा था, पैसा ही नहीं कमा पा रहा था। तो 1922 तक आया, लेकिन आपको पता है 5 फरवरी 1922 को एक हिंसा हुआ। कौन सा हिंसा? जिसको चौरी चौरा कांड के नाम से लोग जानते हैं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ। गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए, बोले कि हम लोग असहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को हिंसा नहीं करना था, किसी का जान नहीं लेना था, क्योंकि भारतीयों द्वारा कुछ अंग्रेजों की जान ले ली गई थी। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, तो कुछ लोग मारे गए थे। तो गांधी जी इतना गुस्सा हुए कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। अब सब लोग गांधी जी से बहुत गुस्सा हो गया कि भाई पहले तो हम लोग करने के लिए तैयार नहीं थे, आप जबरदस्ती तैयार करवाए, और अब इतना मुश्किल, इतना तकलीफ झेलने के बाद ये सक्सेस हो रहा है, ठीक है, सक्सेसफुल जा रहा है, तो फिर आप क्यों इसको बंद करवा रहे हो? फिर भी गांधी जी अपने बात पे थे कि नहीं भाई अब हमको बंद करना है। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उस समय ये बहुत फेमस चेहरा थे। तो इसलिए बहुत लोग गांधी जी से गुस्सा हो गए। उन्हीं में से प्रमुख कौन थे? तो उन्हीं में से एक प्रमुख थे आपके CR दास, पूरा नाम चित्तरंजन दास, ठीक है, और एक आदमी और थे मोतीलाल नेहरू। ये दोनों इतना गुस्सा हुए और 1922 में ये घटना हुआ था, चौरी चौरा कांड वाला, असहयोग आंदोलन वापस लेने वाला, और 1923 में इन्होंने एक अलग पार्टी की स्थापना कर ली, स्वराज पार्टी, ठीक है। चलो, एक ये घटना भी है, इसके वजह से भी स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। एक चीज और हुआ था, इसे ये क्वेश्चन भी देखो, बिहार SSC CGL में पूछा था 1922 में, ठीक है। अब ये ध्यान नहीं है कि गया वाला पूछा था या बांकीपुर वाला पूछा था। 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। बिहार में 2 बार हुआ था, ठीक है, एक बार गया वाला, एक बार बांकीपुर वाला। तो 1922 में गया में INC का एक अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जिसका अध्यक्षता कर रहे थे CR दास, फिर से वही आदमी चित्तरंजन दास, ठीक है। और इसके महामंत्री कौन थे? महामंत्री ये कौन थे? तो ये भी यही आदमी थे, ML नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो देखिएगा इस अध्यक्षता में, इस कांग्रेस के अधिवेशन में इन लोगों का क्या कहना था? इन लोगों को कहना था कि कांग्रेस को अब अंग्रेज सरकार में दखल अंदाज करना चाहिए, मतलब एंट्री करना चाहिए, विधान परिषद में एंट्री करना चाहिए और सरकार के कामों में अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। फिर से समझिएगा, INC का अध्यक्षता हुआ 1922 में, गया में हुआ, उसमें CR दास का कहना था कि कांग्रेस को अब अंग्रेज सरकार में हस्तक्षेप करना चाहिए, हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए और विधान परिषद में पहुंचना चाहिए, ताकि भारत के लिए जो नियम कानून बन रहा है उसमें हमारा, मतलब भारतीयों का भी योगदान हो। लेकिन गांधी जी हो गए, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मतलब जो भी नरम दल के नेता थे, उन लोग बोले कि नहीं, हम लोग को ऐसा करना सही नहीं होगा। तो इसके लिए भी CR दास और मोतीलाल नेहरू गुस्सा हो गए थे, मतलब इसीलिए फिर क्या किया कि इन लोग अपना अलग पार्टी बना लिए कांग्रेस से। और फिर आपको पता होगा कि यही दोनों पहली बार विधान परिषद में पहुंचने में भी सफल हुए थे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे याद रखेगा कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास, और सचिव कौन थे? तो MLN मोतीलाल नेहरू। आते हैं जिन प्रभा सूरी किस धर्म से संबंधित थे? आप 2 नाम याद रखोगे, ठीक है, एक हो जाएगा जिन प्रभा सूरी और एक नाम क्या? तो एक नाम याद रखोगे हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी, ठीक है। देखिएगा, जिन प्रभा सूरी या हरि विजय सूरी, दोनों के बारे में बात करें तो दोनों जैन धर्म से संबंधित गुरु थे, जैन धर्म से रिलेटेड गुरु, जैन धर्म से रिलेटेड गुरु थे, ठीक है। अब ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों अलग अलग वंश के शासक और अलग अलग इंपॉर्टेंट शासक के समय में थे। जैसे अगर बात करें जिन प्रभा सूरी, ये किस वंश के समय में थे? तो ये थे आपके तुगलक वंश के समय में, तुगलक वंश, ठीक है। और वहीं अगर बात करें हरि विजय सूरी किस वंश के समय में? तो ये थे मुगल वंश के समय में,
मुगल वंश, ठीक है। चलिए वंश इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शासक। तुगलक वंश के किस शासक के समय में थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके बारे में यह भी कहा जाता था कि बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे, लेकिन जो भी काम किए सारा बेकार ही चला गया। मुगल वंश के, तो मुगल वंश का अकबर, ठीक है। याद रखिएगा कि दोनों आदमी के समय में बहुत बड़ा जैन विद्वान था। जिन प्रभावसूरी था एमबीटी के समय में एंड हरिविजय सूरी था अकबर के समय में। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे? यहाँ पे आप बताओगे जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। देखिएगा 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी 1928 को किसके द्वारा? तो सीवी रमन के द्वारा कुछ खोज किया गया था या फिर इनका जयंती था? नहीं, खोज किया गया था। बहुत लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के जयंती पर मनाया जाता है। जी नहीं, सीवी रमन का क्या था इस दिन इन्होंने रमन प्रभाव, ठीक है, रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज, ठीक है। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को। और इसीलिए इसी प्रभाव के लिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था। और कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में मिला था। 28 में खोज हुआ था और 1930 में क्या हुआ था? तो 1930 में इनको इसके लिए क्या मिला था? तो नोबेल भी मिला था। आगे देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें तो, ठीक है, 28 फरवरी हो गया। नोबेल के बारे में देखें तो 1901 में इसका स्थापना हुआ था। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 1901 में क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार की स्थापना, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपसे पूछा है पहले प्रधानमंत्री के बारे में, तो पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे रॉबर्ट वॉलपोल। ब्रिटेन के पहले पीएम कौन है? रॉबर्ट वॉलपोल, ठीक है। वहीं पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जॉर्ज वाशिंगटन, ये कौन थे? तो ये थे यूएसए के पहले क्या पीएम या प्रेसिडेंट? तो ये थे पहले प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर बात करें यूएसए के पहले पीएम कौन थे? तो ये थे पेटन रेडोल्फ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने में मुख्यतः योगदान तो इन्हीं का रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना क्या ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे? तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये नहीं बने थे। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे लियाकत अली खां, ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछता है कि पाकिस्तान के कहाँ का है ये? पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये था इस्कंदर मिर्जा, ठीक है। चलिए ये आए तो अपने हम कहाँ का देख लेते हैं? तो भारत का भी देख लेते हैं। भारत के पहले पीएम कौन थे? तो ये थे नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? तो इनको अजात शत्रु भी कहा जाता है, ठीक है, अजात शत्रु भी इनको कहा जाता है। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।